हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे सब ठीक होंगे और जम के तैयारी करते होंगे, है ना? क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और मुझे लगता है कि मॉडल सेट भी आपका आ गया है और जम के तैयारी करना भी चाहिए। ठीक है, चलिए जम के लगे रहिए। बस ये सोच करके कि बस यही आपके पास 1 से 1.5 महीना टाइम बचा हुआ है। आपने 2 साल क्या किया मतलब नहीं है, ये 2 महीने में आप क्या कर लिए, है ना? मतलब ये है। और यहाँ से अगर आप मेहनत कर लेते हैं जम करके तो 100% आप मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है, इसलिए टाइम को एकदम बर्बाद नहीं करना है। अभी जितना हो सके आपको जम के मेहनत करना है। ठीक है, तो जैसा कि अभी तक हम लोग का मॉडल सेट आ चुका है और मॉडल सेट में केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बना दिया है। जितने सारे स्टूडेंट अगर देखें बहुत अच्छी बात है, बहुत सारा अच्छा कमेंट भी आया था। इस वीडियो को इसलिए स्टार्ट किया गया क्योंकि आपको कमेंट को देख करके मुझे लगा कि डेफिनेटली, है ना, वीडियो बनाना चाहिए, आपके लिए कुछ करना चाहिए। चलिए देखते हैं। और ऑब्जेक्टिव का वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके थे। जो बच्चे नहीं देखे होंगे, आप उस वीडियो को सबसे पहले आप देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर वो देख लिए हैं तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देते हैं इसका लिंक, आप इसको ज़रूर देखेंगे। ठीक है, और हाँ, एक सबसे बड़ी बात, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और एग्ज़ाम नज़दीक में आप अगर अच्छा मार्क्स उठाना चाहते हैं तो सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ना होगा। और सेलेक्टेड टॉपिक कहाँ से मिलेगा तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में अब बने रहेंगे। सबसे पहले जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितने सारे प्रत्येक चैप्टर वाइज केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपका शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग छोटा छोटा वीडियो लाएंगे। जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा उसी का हम लोग क्या करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे। सबसे पहले अब से आप बने रहेंगे वीडियो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। अगर आप वीडियो भी देख लेते हैं तो 100 में कम से कम 90+ क्वेश्चन आपका वीडियो से रहने जा रहा है। इसलिए जम करके आप मेहनत करेंगे, लास्ट तक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम अपलोड कर देंगे। इसलिए सभी बच्चे आप चैनल को जरूर सबसे पहले एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बगैर देर किए हुए, बगैर कुछ डिले किए हुए हम लोग थ्योरी की स्टार्ट करते हैं। चलिए हम बात करें थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में। थ्योरी में सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, गिव एन एग्जांपल ऑफ एरोसॉल। गिव एन एग्जांपल ऑफ क्या? एरोसॉल। देखिए एरोसॉल, यहाँ एक वर्ड आया एरोसॉल। सॉल मतलब एक कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, जो आप पढ़े होंगे सरफेस केमिस्ट्री। तो इसमें आप एक सिर्फ एरोसॉल नहीं पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे बेंजोसॉल, बेंजोसॉल आप पढ़े होंगे, एरोसॉल, है ना, एरोसॉल आप पढ़े होंगे, हाइड्रोसॉल आप पढ़े होंगे, हाइड्रोसॉल। सॉल का मतलब होता है जिसमें डिस्पर्सन मीडियम बेंजीन हो, मतलब जिसमें सॉल्वेंट बेंजीन हो, मतलब जिसमें हमको पता है कि एक सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है और सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्ट होता है उसको डिस्पर्स फेस कहते हैं और जो सॉल्वेंट होता है उसको डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। इसका मतलब एरोसोल का मतलब जिसमें डिस्पर्सन मीडियम एयर हो, हवा हो। ठीक है, बेंजोसोल का मतलब जिसमें डिस्पर्सन मीडियम बेंजीन हो। हाइड्रोसोल का मतलब जिसमें डिस्पर्सन मीडियम है ना, हाइड्रो हो मीन्स वाटर हो। एक होता है अल्कोसोल मीन्स जिसमें डिस्पर्सन मीडियम अल्कोहल हो। डिस्पर्सन मीडियम का मतलब सॉल्वेंट जो अधिक अमाउंट में हो। तो एक ऐसा एग्जांपल दीजिए, आपको एग्जांपल सिर्फ बोल रहा है एरोसोल का, मतलब जिसमें एयर ज़्यादा हो। तो आप पढ़े होंगे स्मोक। स्मोक की बात करेंगे तो उसमें एयर ज़्यादा होते हैं, मतलब वो क्या होगा, किसका एग्जांपल होगा, एरोसोल का। अच्छा, फॉग का भी नाम सुने होंगे तो फॉग भी क्या होगा, एरोसोल का एग्जांपल होगा। ठीक है, तो ये सब जनरली आपका एरोसोल का एग्जांपल है। इसी तरह से बेंजोसोल होता है, एक्वासोल होता है, हाइड्रोसोल होता है। ठीक है, जो भी बता दिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, मेटलर्जी। मेटलर्जी, तो मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका यूज करके प्योर मेटल को हम लोग तैयार करते हैं। मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस का यूज करके हम लोग मेटल को तैयार करते हैं। कहाँ से? तो इसके ओर से मेटल को तैयार करने के जितने प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है, इसका हम लोग थ्योरी आगे पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा। पहले आप वीडियो शुरू से अंत तक देखते चल जाएंगे, इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा। सिर्फ आप मैसेज कर देंगे कि सर इसका नोट्स चाहिए, तो सबका एक्सप्लेन आपको नोट्स भी मिल जाएगा। अब थ्योरी आराम से पहले सुनते चल जाएंगे। ठीक है, मेटलर्जी क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें उसके ओर से हम लोग मेटल को तैयार करते हैं, इस प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। जिसे आपको पता है कि आयरन एक लोहा है और ये जिस ओर से तैयार करते हैं उस ओर का नाम होता है हेमाटाइट। तो हेमाटाइट एक चट्टान होता है, इस चट्टान से प्योर लोहे को तैयार करने में बहुत प्रोसेस होते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेटलर्जी। ठीक है, हिंदी में इसको धातु कर्म कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा बोल रहा है, एमोंग हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट विच हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले आपको पता करना चाहिए कि ग्रुप 15 एलिमेंट की बात करें तो उसमें आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, अर्सेनिक, है ना, अर्सेनिक,
एंटीमनी और बिस्मुथ। लोग इसको कहते हैं नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। चल भाई सब बीमार हो गए नहीं, तो इसको हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट है तो सबका हाइड्राइड बोल रहा है। हाइड्रोजन के साथ अगर ऐड करेंगे तो इसका बन जाएगा हाइड्रोजन NH3, इसका हाइड्राइड बन जाएगा PH3, इसका हाइड्राइड बन जाएगा ASH3, समझ में आ रहा ना। इसका हट जाएगा तुम्हारा SbH3, इसी तरह से BiH3, सबका हाइड्राइड है। इसको कहते हैं अमोनिया, है ना। इसको कहते हैं फॉस्फीन, है ना। इसको कहते हैं एंटीमन, है ना, अर्सीन, इसको एंटी, है ना, SB, बिस्मुथाइन इसको कहते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, NH3 PH3 SH3 SB H3 BiH3, इस तरह से हम लोग का बन गया हाइड्राइड। तो क्वेश्चन बोल रहा है ये हाइड्राइड में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट कितना है, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट कैसे। तो आपको पता है कि ऊपर से नीचे आता है साइज बढ़ते जाता है, साइज बढ़ेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होना चाहिए। बट कहने का मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा ना होकर के बॉइलिंग पॉइंट NH3 का हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा NH3 का। तो NH3 सबसे ज़्यादा होगा, इसका मतलब सबसे कम किसका हो जाएगा, PH3। तो ध्यान रखना सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होगा PH3 का होगा, इससे ज़्यादा किसका होगा ASH3 का, उससे ज़्यादा SbH3, उससे ज़्यादा BH3 का, सबसे ज़्यादा हो जाएगा NH3 का, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें लोवेस्ट पूछ रहा है तो लोवेस्ट के लिए आंसर PH3 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन Mn2+ आयन। तो Mn2+ आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना होगा। तो Mn2+, तो आपको मैग्नीज का एटॉमिक नंबर पता होगा 25 होता है। 25 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आर्गन आ जाएगा, आर्गन का 18 हो जाता है ना, और 4s2 20 हो गया, और 3d कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ Mn पर 2+ बोल रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो ये बाहर ला ऑर्बिट, है ना, इसको लॉस करते हैं हम लोग, पता होगा आपको। 3d 5 आ गया, डी में 5 इलेक्ट्रॉन बच गया, और डी ऑर्बिटल, डी सबसे पहले 5 ऑर्बिटल रहते हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 5, है ना। इसका सही आंसर 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है IPC नाम लिखने था। IPC नाम सभी बच्चे को पता होगा, एकदम इजी होता है ना। IPC नाम कैसे लिखेंगे, तो इस कंपाउंड का IPC नाम लिखना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन हम लोग इस तरह से चूज कर लेंगे, बाद रह गया जो बच गया उसको ब्रांच करते हैं, जो बच गया उसको हम लोग ब्रांच करते हैं। ध्यान रखना ये सीनियर है नंबरिंग हम लोग सीनियर तरफ से करते हैं। इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे, इसको 4 मान लेंगे, इसको 5 मान लेते हैं, ठीक है। इसका नाम हाइड्रोक्सी, इसका नाम मिथाइल है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा, 3 पर हाइड्रोक्सी, इसका नाम हो जाएगा 3 पर हाइड्रोक्सी, 4 पर मिथाइल, और टोटल 5 कार्बन है इसलिए इसका नाम पेंटेनल होगा, ठीक है। 3 पर क्या हो जाएगा हम लोग का हाइड्रोक्सी, 3 पर हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ठीक है। और 4 पर क्या हो जाएगा मिथाइल, 4 पर क्या हो जाएगा मिथाइल, और 5 कार्बन है, 5 कार्बन को हम लोग कहते हैं पेंटेनल, पेंटेनल। देखो इसका डिटेल हम लोग नोट्स जो है पीछे मिल जाएगा, इसके नीचे आप देखेंगे नोट्स आप मिल जाएगा आपको, फिर समझते चल जाइए अब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करने की कोशिश करेंगे। द राइट द नेम ऑफ ए डिजीज काउज्ड बाय ए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। क्वेश्चन बोल रहा है विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है। इससे एक बीमारी होता है जिसको कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स, रिकेट्स एक तरह हड्डी का बीमारी होता है जिसके कारण हम लोग का बोन्स जो होता है वो मुड़ जाता है ना। बोन्स क्या होता है हड्डियां जो है सो मुड़ जाती है विटामिन डी के कमी के कारण होता है। अच्छा कोई जरूरी है कि विटामिन डी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एग्जाम, एक फॉर्मेट दे दिया है, लेकिन ये तो पता चल गया कि विटामिन से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका मतलब ए से क्या होता है, विटामिन बी के कमी से क्या होता है, विटामिन सी के कमी से क्या होता है, विटामिन डी के कमी से क्या होता है, ये सब पूछ सकता है, ठीक है। तो ए से जो होता है क्या होता है, और बी से क्या होता है, सी से क्या होता है, डी से, सबको ध्यान रखना है। डी से पता चल गया रिकेट्स होता है ना। सी से एक बीमारी होता है जिसको कहते हैं अस्कर्वी, अस्कर्वी है ना, अस्कर्वी। इससे ब्लड आता है ना, जैसे मुंह में अगर देखना बहुत सारे लोगों का ब्लड आने लगता है ऑटोमेटिक, है ना, तो उसको अस्कर्वी बीमारी कहते हैं। इसी तरह से क्या होता है बी को कहते हैं बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग होता है ना, बेरी बेरी, ठीक है। और ए से क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है जिसको हम लोग रतौंधी भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस या मतलब क्या होता है विजन कम होने लगता है ना, विजन कम होने लगता है, इसको कहते हैं क्या हम लोग विटामिन ए की कमी से। बेरी बेरी बी से, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, इसको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर लिखें, सपोज दैट ए है, ए मोल
और बी है क्या, बी मोल। इसका अगर हम लोग एक इक्वेशन लिखें, यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, इसका अगर रेट ला इक्वेशन लिखेंगे तो रेट बराबर पर्सनालिटी कांस्टेंट क्या आता है, कंसंट्रेशन टू द पावर ए टू द पावर ए, और अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी टू द पावर बी है, तो ये जो कंसंट्रेशन के पावर है इसको अगर दोनों को जोड़ देते हैं, इसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अगर ये रेट ला इक्वेशन अगर आपका दिया हुआ है तो यहाँ देखिए ए प्लस बी इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, अगर ये रेट ला इक्वेशन दिया है तो। जैसे पिछले बार एग्जाम में क्वेश्चंस क्या पूछा था, मैं आपको बता दूं, पिछले बार इसका एग्जाम में क्वेश्चंस क्या पूछा था, थोड़ा सा समझिए। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि रेट आपको दिया हुआ है, रेट बराबर आपको दिया हुआ है के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर हाफ और कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर हाफ, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, तो आधा और आधा कंसंट्रेशन को जोड़ देंगे, टोटल होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 होगा। मतलब रेट ला इक्वेशन लिखने के बाद कंसंट्रेशन का जितना पावर होता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं और इसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है इसका यूनिट, तो यूनिट इसका कैसे निकालते हैं थोड़ा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालेंगे तो रेट कांस्टेंट के का यूनिट अलग होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग होता है, थर्ड ऑर्डर के लिए अलग होता है, nth ऑर्डर के लिए अलग होता है। जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना, और फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का जो यूनिट होता है पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर अगर रहेगा तो इसमें भी पर सेकेंड रहेगा, तो यहाँ पे मोल टू दी पावर -1 आ जाएगा, लीटर टू दी पावर कितना होता है +1। थर्ड की बात करेंगे तो एक कम कर देना, यहाँ भी पर सेकेंड होगा लेकिन मोल टू दी पावर कितना होगा -2 और लीटर टू दी पावर कितना होगा +2। आपको पता चल गया वो क्या कर रहे हैं हम लोग। इसी तरह से अगर फोर्थ ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ भी पर सेकेंड होगा और मोल टू दी पावर -3 कर देंगे, मतलब एक कम कर देंगे, और लीटर टू दी पावर कितना कर देंगे +3। क्या समझ में आया। इसी तरह से अगर मान लेते हैं फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, बताइए तो फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होगा, तो पर सेकेंड लिखेंगे, पर सेकेंड लिखेंगे, मोल टू दी पावर कितना लिखेंगे -3 और लीटर टू दी पावर कितना लिखेंगे +3। समझ में आ रहा। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन फिज ऑप्शन एंड केमीज ऑप्शन। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कहाँ का, तो सरफेस केमिस्ट्री का। ठीक है, तो फिजिज ऑप्शन क्या होता है, केमीज ऑप्शन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए फिजिज ऑप्शन का मतलब होता है फिजिकल चेंजिंग और केमीज ऑप्शन मतलब केमिकल चेंजिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक सरफेस है और एक सरफेस है, ठीक है, सरफेस ए और सरफेस बी। अगर कोई लिक्विड या गैस का मॉलिक्यूल आया इसके सरफेस पर बैठा और वो जो बैठा वो वीक एंड वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बैठा, थोड़ा सा अगर हीट दिए या को हाथ से अगर साफ भी कर देते साफ हो गया या वेपर बन करके उड़ गया, तो इस टाइप का जो एब्जॉर्प्शन होता है मतलब सॉलिड या लिक्विड के या गैस का मॉलिक्यूल जो आकर के कुछ सॉलिड सरफेस पर बैठ रहा है लेकिन टेम्प्रोरी बैठ रहा है, तो इस टाइप का प्रोसेस को कहते हैं एडजॉर्प्शन। और ये एडजॉर्प्शन फिजिकल चेंजिंग होता है। एक चीज़ और कि ये रिवर्सिबल होता है, एक बार आया फिर हट सकता है, फिर आया, रिवर्सिबल होता है। इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, बहुत कम टेम्परेचर में ये प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं फिजिज ऑप्शन। लेकिन केमिज ऑप्शन में क्या होता है, कोई अगर सॉलिड सरफेस है तो उसमें लिक्विड या गैस का मॉलिक्यूल अगर आएगा तो लेकिन आने के बाद ये यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो जाएगा और ये जो सॉलिड सरफेस है और जो सब्सटेंस आया उसके बीच में एक केमिकल रिएक्शन होगा और एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ये बैठ जाएगा। फिर से अगर इसको साफ करना चाहेंगे तो आसानी से साफ नहीं होगा। ठीक है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की भी जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो जनरली आपको क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिज ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन। तो फिजिज ऑप्शन और केमिज ऑप्शन में क्या डिफरेंस होगा भाई, तो पहला डिफरेंस ये हो जाएगा कि ये फिजिकल चेंजिंग होता है। फिजिज ऑप्शन की अगर हम बात करें और एक केमिज ऑप्शन की बात करें तो ये फिजिकल चेंजिंग होता है, लेकिन ये क्या होता है केमिकल चेंजिंग। बस पहला रीजन। दूसरा कि ये रिवर्सिबल होता है, लेकिन ये दूसरा क्या होगा इरिवर्सिबल होगा, है ना। तीसरा प्रोसेस क्या होगा, सब नोट्स मिल जाएगा नीचे, आप थोड़ा सा देखते चल जाएंगे, आपको नोट्स सब मिल जाएगा चल जाएगा। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए। तीसरा क्या होता है, इसमें लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ता है लेकिन इसमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ता है। ये रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है ना। इसमें वीक एंड वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा सॉल्यूट मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये था आपका, जैसे नीचे आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। देखिए मॉडल सेट का आंसर दिया हुआ है, एरोसोल क्या होता है तभी हम बताने की कोशिश किए, है ना। एरोसोल फॉग एग्जाम्पल है, क्लाउड है, स्मोक है। मेटलर्जी बताएं, द प्रोसेस टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम और इज कॉल्ड मेटलर्जी, पढ़ा दिए, है ना। ग्रुप 13 वाला ये वाला देखिए, यहाँ पे देखिए ग्रुप 15 एलिमेंट है। ग्रुप 15 एलिमेंट का सबका हाइड्राइड यहाँ दिया हुआ है जो भी पता है, नाटा फाटेगा रसोरिया सभी में हाइड्राइड सबका दिया। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, सबसे कम किसका हो जाएगा pH 3। बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, सबसे कम pH 3 का हो जाएगा लेकिन सबसे ज़्यादा किसका होगा NH 3 का। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ये था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट अभी देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग मैग्नीज का भी किए हुए थे, क्या 3D5 आया 3D5 पे देखो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, यही पढ़ाएं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और था तुम्हारा, क्वेश्चन ये 5 नंबर क्वेश्चन कहाँ से आ गया, 5 में स्क्वायर प्लेनर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ 5 देखो तो 5 छूट गया था ना। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज इन्वॉल्व इन ज्योमेट्री ऑफ स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, देखिए स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये वाला है ना, यहाँ सेंट्रल मेटल एटम रहेगा, यहाँ लिगेंड रहेगा, यहाँ कोई लिगेंड रहेगा, यहाँ कोई लिगेंड रहेगा, है ना, यहाँ पे कोई लिगेंड रहेगा, थोड़ा सा समझिए इधर, यहाँ पे कोई क्या हो रहा है भाई, देखिए यहाँ पे कोई लिगेंड रहेगा, यहाँ को ग्रुप जुड़ा रहेगा, है ना, और यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, मतलब 4 बॉन्ड पेयर रहेगा, 2 लोन पेयर, इसको स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। और इसका हाइब्रिडेशन जो होता है ध्यान रखना DsP2 या sp2d, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में क्वेश्चन हम लोग बोले थे, देखिए आईपीसी नाम भी, तो आईपीसी नाम कैसे लिखेंगे तो आपको पता चल गया कि ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये हाइड्रोक्सी है, ये मिथाइल है, ये अल है, 3 पर हाइड्रोक्सी है ना, और 4 पर मिथाइल है, पेंटेनल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया अभी विटामिन वाला, देखिए विटामिन डी से क्या होता है भाई, तो रिकेट्स होता है, इस कारण बेंडिंग ऑफ बोन्स हो जाता है, हड्डियां मुड़ जाती है। विटामिन सी से क्या होता है, तो स्कर्वी एक बीमारी होती है ना, ब्लीडिंग गम होते रहता है, हमेशा ब्लीडिंग होने लगता है, खून बहते रहता है ना, मसूड़े वगैरह में। विटामिन बी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, इससे वीकनेस नजर लाएगा, बहुत ज़्यादा कमजोरी नजर आएगा, है ना, मसल्स में। विटामिन ए से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, मतलब देखने में क्या होता है, आँख की रोशनी चली जाती है ना, कम कम हो जाता है, तो इसको हम लगाते हैं ABCD, सबको ध्यान रखेंगे। चलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताने की कोशिश की, देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएं कि द अल्जेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टर्म, है ना, रिटेन इन रेट लाइक इक्वेशन इज कॉल्ड क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे यहाँ पे जो रिएक्शन हम लोग पढ़ाने की कोशिश किए, देखिए इधर ये रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट आपको दिया है, कंसंट्रेशन टू द पावर A और B दोनों को जोड़ देंगे तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको रेट दिया हुआ है, कंसंट्रेशन A टू द पावर हाफ, B टू द पावर हाफ, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड। अभी एक चीज और पढ़ाने की कोशिश की आपसे, क्या पढ़ाने की कोशिश की, देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट के लिए पर सेकेंड, सेकंड के लिए पर सेकेंड मोल टू द पावर -1 लीटर टू द +1, थर्ड ऑर्डर रहेगा पर सेकेंड इसमें भी रहेगा, और मोल टू दी पावर -2 हो जाएगा, लीटर टू दी पावर +2, इस तरह nth ऑर्डर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए फिजिक्स ऑप्शन केमिज ऑप्शन में क्या बताएं, तो फिजिक्स ऑप्शन में क्या बताएं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अडजॉर्बेट मतलब सॉल्यूट होता है, एंड अडजॉर्बेंट मतलब जिस पर बैठ रहा है, उसको अडजॉर्बेंट कहते हैं, जो बैठ रहा है उसको अडजॉर्बेट कहते हैं। इसका होता है वीक एंड वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन इसमें अट्रैक्शन जो होता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। चलिए क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है, लेकिन ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। और यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की, ये फिजिकल चेंजिंग होता है ना, लेकिन ये केमिकल चेंजिंग हो जाता है। ये टेक्स प्लेस लो टेम्परेचर में भी ये संपन्न हो सकता है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए तो अभी तक हम लोग का 9 क्वेश्चन क्लियर हो चुका है मॉडल सेट का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ही नहीं। हेलोल्केन हेलोडिन्स का क्वेश्चन से आपको पता है, मार्कोनी ऑफ रूल और एंटी मार्कोनी ऑफ रूल पढ़ के आए हुए। ये टूटेगा H पर प्लस और Br पर माइनस, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक करता है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, और ये पॉजिटिव वहाँ जहाँ पे ज़्यादा है, और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में। क्या बन जाएगा इसका आंसर, CH3, फिर बन जाएगा CH2, है ना, फिर बन जाएगा CH, फिर बन जाएगा Br, और फिर सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा, CH3। समझ में आ रहा है, ये प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा AgCN अगर रहेगा ना क्या होगा, तो आइसोसाइनाइड बनता है, ध्यान रखना, AgBr यहाँ से बाहर निकल जाएगा, साइनाइड ना बन करके आइसोसाइनाइड बनता है, CH3 CH2, और यहाँ CN ना बन करके NC बनता है, ध्यान रखना, आइसोसाइनाइड बनेगा। यही अगर KCN रहता, जैसे RX रहता, और यहाँ पे KCN रहता, तो यहाँ से KX बाहर निकलता और RNC बनता, ठीक है, इसको सॉरी RCN बनता, यहाँ से यहाँ बनेगा RCN, यहाँ बनेगा RCN, लेकिन AgCN के केस में RNC बनता है, ध्यान रखना, आइसोसाइनाइड, ठीक है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस को आपको कंप्लीट करना है। तो आपको पता है कि कभी भी आपको पता होगा कि ROH अगर एल्कोहल रहता था, इसके कंडीशन में आप पढ़े होंगे कि PCl5 या PCl3 या SOCl2 कुछ भी अगर लेते तो OH हट जाता था और Cl जुड़ता था, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ भी क्या होगा हम लोग का, यहाँ भी क्या होगा, OH हट जाएगा और Cl जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3
CH2 और यहाँ Cl बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये 3 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा और ये भी 3 मॉलिक्यूल लेना होगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता था वो H3PO3। हेलोजन हेलोजेंस का क्वेश्चन है, पढ़े होंगे। दूसरी बात की फिनोल है, फिनोल में हम लोग HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएं। फिनोल आपको पता होगा ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो और क्या होता है, पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक NO2 ग्रुप ऑर्थो पर भी जुड़ सकता है और एक पारा पर जुड़ सकता है। जब भी नाइट्रेशन करवाते हैं तो NO2 ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करता है। मतलब ये हुआ कि फिनोल की अगर हम बात करें तो फिनोल में माइनस चार्ज सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो ऑर्थो पर और कहाँ होता है, पारा पर। और ये HNO3 को तोड़ेंगे तो टूटेगा वो H पर माइनस और NO2 पर प्लस। तो ये प्लस ग्रुप चाहे ऑर्थो पर जुड़ेगा या फिर पारा पर, ठीक है, दोनों पर चांसेस है। तो यहाँ पे फिनोल का फिनोल रहेगा, ठीक है। ऑर्थो पर NO2 ग्रुप जुड़ सकता है, NO2, ये तुम्हारा बन गया। और एक और प्रोडक्ट बन सकता है कि यहाँ पे फिनोल ग्रुप रहेगा, इसका पारा पर क्या जुड़ जाएगा, NO2। ध्यान रखना हमेशा पारा पर मेजर बनता है, लेकिन इस केस में हम लोग को ऑर्थो वाला ही मेजर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखना ऑर्थो वाला यहाँ पे मेजर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है DNA और RNA में क्या डिस्टेंस है ना, डिफरेंस है। बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन और बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इस तरह डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोपोलीमर एंड कोपोलीमर, गिव एन एग्जांपल, दोनों में क्या करना, डिफरेंस देना था। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी बताएं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये रिएक्शन पेरोक्साइड है, तो सॉरी पेरोक्साइड दिया था ना, तो पेरोक्साइड दिया तो क्या होगा, ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग काम करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मतलब ये टूटेगा H पर प्लस और Br पर क्या होगा, माइनस। माइनस पार्ट वहाँ अटैक करेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन टर्म ज़्यादा है, और ये प्लस वहाँ जहाँ पे कम है, ठीक है। इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। अभी ऊपर में हम लोग गलती कर लिए थे, ठीक है, वहाँ पेरोक्साइड नहीं दिखा, कहाँ पे देखो, हाँ ये पेरोक्साइड भी है। तो पेरोक्साइड दिया रहेगा तो क्या होगा, एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग काम करेगा, H पर प्लस और Br पर माइनस। ये नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा आ रही है, पॉजिटिव वहां जहां पे कम है, ठीक है। तो ये किस तरह से बन जाएगा, देखो CH3 CH2 फिर से बनेगा CH2 फिर से बनेगा CH2 और Br बनेगा लास्ट में, ठीक है। इस टाइप का प्रोडक्ट हम लोग का बन जाएगा, ध्यान रखना। चलिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन कोशिश करने की कोशिश किया, देखिए वही यहाँ पर बताएं। देखिए अगर AgCN दिया रहेगा तो AgBr बाहर निकलेगा और आइसोसाइनाइड निकलेगा, लेकिन अगर RX और KCN दिया रहेगा तो KX बाहर निकलेगा और साइनाइड बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। 11वां सॉल्यूशन बोला हुआ जो अभी रिएक्शन पढ़ाए थे। देखिए एल्कोहल अगर दिया रहेगा 3 मॉलिक्यूल रहेगा तो सिर्फ OH हट जाएगा, Cl आ जाएगा, और साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, H3PO3। ध्यान रखना फिनोल के केस में अगर कंसनट्रेटेड अगर HNO3 डाइल्यूट लेंगे तो देखो फिनोल है, फिनोल के ऑर्थो पोजीशन, दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक पारा पोजीशन पर यहाँ पे क्या होगा, NO2 ग्रुप जुड़ेगा, ध्यान रखना। लेकिन यही डाइल्यूट अगर रहेगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ऑर्थो पर या पारा पर जोड़ेंगे, ध्यान रखना। यहाँ डाइल्यूट अगर कंसनट्रेटेड दिया रहेगा तो दोनों ऑर्थो पर और एक पारा पर अटैच होगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें इसका, अगर डाइल्यूट दिया रहेगा, डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट के केस में HNO3 क्या होगा, सिर्फ ऑर्थो और पारा पर अटैच करेगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ ऑर्थो वाला ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण में क्या होता है, ये मेजर हो जाता है और ये क्या होगा, माइनर। चलिए यहाँ एक चीज कन्फ्यूजन दूर हो गया कि डाइल्यूट अगर दिया रहेगा तो ऑर्थो और पारा, कंसंट्रेटेड नाइट्रेशन करवाएंगे तो दोनों ऑर्थो पर और एक पारा पर अटैच होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे इसमें हम लोग क्या किए थे, डाइल्यूट लेकर के बनाए थे, है ना, कहाँ क्वेश्चन दिया है, यहाँ देखिए अभी हम लोग जो ऊपर में बताए थे वो हम लोग ना डाइल्यूट वाला बना दिए थे, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग दोनों ऑर्थो पर और पारा पर अटैच होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए ये वाला, ये कंसंट्रेशन यहाँ दिया, कंसंट्रेटेड दिया है, तो हम लोग को दोनों ऑर्थो पर क्या होगा, दोनों ऑर्थो पर और पारा पर N2 ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है। यही डाइल्यूट अगर रहेगा तो सिर्फ ऑर्थो और पारा जुड़ेगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, देखिए हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्या होता है, एक DNA और RNA का क्वेश्चन। यहाँ देखिए 12th नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, DNA और RNA में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, ठीक है। DNA और RNA में क्या डिफरेंस है थोड़ा समझिए। DNA का फुल फॉर्म सबसे पहले होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, सबको पता होगा। RNA का जो फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, याद कर लेंगे। दूसरा जो होता है कि ये जो DNA होता है ये वेरी क्या होता है, स्टेबल होता है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है DNA, लेकिन RNA जो होता है लेस स्टेबल होता है ना। डिफरेंस लिखना, ध्यान रखना, 3 डिफरेंस आपको लिखना। इट कंसिस्ट बेस थाइमीन, ध्यान रखना DNA के पास एक बेस होता है जो थाइमीन होता है, जो कि एब्सेंट होता है RNA में। तो RNA में क्या होता है, यूरासिल होता है, ध्यान रखना,
ठीक है। इट कंटेन्स थायमिन, लेकिन ये क्या करता है, यूरासिल बेस रखता है। एक और फोर्थ डिफरेंस, इट पोसेस डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर, लेकिन इट पोसेस सिंगल स्ट्रैंड करते हैं ना हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब किस टाइप का होता है, थोड़ा सा समझिए। जब इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो डबल हेलिकल रहेगा, डबल हेलिकल रहेगा, है ना, लेकिन इसमें क्या होगा, सिंगल हेलिकल रहता है, ध्यान रखना, ठीक है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो जनरली 3 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछेगा, डिफरेंस 3 डिफरेंस देना है, लेकिन 4 एटलीस्ट दे देंगे ताकि का गलती भी होगा तो नंबर मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है होमोपोलीमर। होमोपोलीमर और कोपोलीमर में डिफरेंस। तो होमोपोलीमर और कोपोलीमर का मतलब क्या होता है, अब पॉलीमर में पढ़े होंगे इसके बारे में एक चैप्टर कि वैसा है ना, पॉलीमर में पढ़े होंगे कि अगर मोनोमर आपस में सेम हो, है ना, सेम मोनोमर है और पॉलीमर अगर बना हुआ है तो होमोपोलीमर रहता है। लेकिन जो मोनोमर आपस में वो डिफरेंट टाइप का मोनोमर है, तब जो पॉलीमर बना है उसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, ध्यान रखना, ठीक है। तो होमोपोलीमर क्या बताने की कोशिश किया, देखिए इट कंटेन सेम टाइप ऑफ मोनोमर, लेकिन इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर रहता है। पॉलीमर पढ़े हैं आप, है ना, पढ़ाया गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट, इट ऑब्टेन्ड बाय एडिशन पॉलीमर, ये ना ये एडिशन पॉलीमर होता है, लेकिन ये एक तरह से कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, ठीक है। जनरली जितने सारे कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं आपस में कंडेंस होकर के कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल भी बाहर निकलता है साइड प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। अगला डिफरेंस क्या बताने को, इट पोसेस सिंगल मोनोमर, है ना, रिपीटिंग यूनिट। ये सिंगल मोनोमर आपस में बार बार क्या होता है, रिपीट होता है, लेकिन ये क्या होता है, इट कंटेन्स 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट, है ना, 2 या 2 से अधिक टाइप का रिपीटिंग यूनिट होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल जो अगर हम बात करें तो पॉलीइथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, ये सब होमोपोलीमर का एग्जाम्पल है। जैसे ये है इथीन, एन टाइम लेयर पॉलीमराइज करवा दिए तो देखिए एक बड़ा सा स्ट्रक्चर ये वाला बन गया हम लोग का, अब पढ़े होंगे। तो एक ही टाइप का मोनोमर, इथीन 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 इथीन, तब ये पॉलीथीन बना, इसको होमोपोलीमर कहते हैं। मोनोमर एक ही टाइप का है, लेकिन इसमें देखो तो हम लोग अगर बुना एस की बात करेंगे तो बुना एस की अगर हम बात करेंगे तो एक नेचुरल सॉरी सिंथेटिक रबर है, देखिए तो ये अलग मोनोमर है, ये अलग मोनोमर है, दोनों को पॉलीमराइज किया तब ये मोनोमर बना, ठीक है। तो इसको कंडेंस सॉरी कोपोलीमर कहते हैं, जिसमें एक ही टाइप का मोनोमर शामिल हो उसको होमोपोलीमर, जिसमें एक से अधिक टाइप का मोनोमर शामिल हो उसको कहते हैं कोपोलीमर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ पे आप, मुझे लगता है कि आप 5 मिनट तक आप रेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। एक ही बार आप वीडियो देखेगा तो आपको बाउंस लगेगा, ठीक है। तो अगर आप देख चाहते हो तो 5 मिनट तक का यहाँ पे आप रेस्ट ले सकते हो, फिर आगे हम बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जाइए पानी पिए, थोड़ा घूमिए, ताकि आपके दिमाग में परमानेंट सेव हो जाए, ठीक है। तो ये होमोपोलीमर तक हम लोग पढ़ लिए। 5 मिनट के बाद ही यहाँ से आप वीडियो देखेंगे, नहीं तो फिर आपको बाउंस जाने का चांसेस है। तो आराम से पहले 5 मिनट रेस्ट लीजिए, फिर हम लोग यहाँ से पढ़ने की कोशिश आगे करेंगे। तब तक थोड़ा सा हम भी पानी उनी पी लें, चलिए। हेलो। तो देखिए बच्चे, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ तक देख लिए थे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है कि सब बच्चे 5 मिनट रेस्ट भी ले लिए होंगे, ताकि आपको आगे थोड़ा सा बेहतर समझ में आ जाए। चलिए देखिए 14 नंबर की अगर हम बात करने की कोशिश करें, 14 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है, एक एग्जाम्पल देना, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है, एक एग्जाम्पल देना। तो सिंपल सी बात, ये केमिस्ट्री इन एवरी टाइप का क्वेश्चन है। ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो मेंटल डिजीज होता है ना, मेंटल डिजीज, सर से रिलेटेड जितना सारा डिमेज होता है, जैसे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है ना, या तो कोई भी बीमारी अगर सर से रिलेटेड आ गया, तो उस टाइप की बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रैंक्विलाइजर दवा का यूज़ करते हैं ना। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, वीरोनल, मेम्बुटल वगैरह, ठीक है, वीरोनल, मेम्बुटल, इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वाट आर एनाल्जेसिस, राइट वन एग्जाम्पल। क्वेश्चन बोल रहा है एनाल्जेसिस क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल देना। तो मैं आपको बता दूं, एनाल्जेसिस एक पेन किलर होता है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिससे हम लोग का पेन क्या होता है, रिलीफ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनाल्जेसिस वगैरह कहते हैं। जैसे यहाँ पे सब लिखे हुए हैं, देखिए थोड़ा सा समझिए। ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है, इसको थोड़ा समझो। ट्रैंक्विलाइजर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है विच आर यूज टू रिमूव स्ट्रेस, तनाव को हटाता है ना, इन एक्साइटी एंड क्या होता है, इवन मेंटल डिजीज इज कॉल्ड ट्रैंक्विलाइजर। इसका एग्जांपल है इक्विनील, है ना, वीरोनल, मेम्बुटल, फेमस दवा है वेलियम, ठीक है। तो ये सब इसका एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है एनाल्जेसिस। तो एनाल्जेसिस का एक और नाम होता है पेन किलर, है ना, दर्द को ठीक करता है। केमिकल सब्सटेंस विच आर रिड्यूस बॉडी पेन्स, जो बॉडी के दर्द को खत्म करता है। एग्जाम्पल एनाल्जीन, नोवाल्जीन, ठीक है। ये 14 नंबर क्वेश्चन था। 15 की अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, शॉर्ट नोट्स लिखना आपको क्या, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है।
तो ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है ना। सॉलिड स्टेट में तीनों को डिफाइन करेंगे ना, 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल सिंपल सबसे पहले डेफिनेशन लिख दो और एग्जांपल लिख देना है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई सब्सटेंस को अगर लाते हैं, कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई सब्सटेंस को लाते हैं, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, यहाँ मैग्नेट है, यहाँ मैग्नेट है, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे एक मैग्नेट है, तो इसके अंदर तक के दूरी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है, जहाँ तक वो अट्रैक्ट कर सकता है। यहाँ पे अगर कोई सब्सटेंस को लाता है वो वीकली अगर अट्रैक्ट कर ले, तो इस टाइप के सब्सटेंस को कहते हैं पारामैग्नेटिक सब्सटेंस। लेकिन अगर वीकली अट्रैक्ट करने के बजाय अगर वीकली वो धक्का दे दे, तो इसको कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और एक ऐसा सब्सटेंस जिसको जैसे मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करे, उसको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बस यही ध्यान रखना। पारामैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब वीकली अट्रैक्ट करेगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब वीकली रिपेल करेगा, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्या भाई, तो डायमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ होता उसके, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जितने सारे होते हैं, उसके पूरे ऑर्बिटल जितने सारे होते हैं पूरा फुलफिल होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने होते हैं, उसको और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होता, इसलिए वीकली रिपेल करता है। पारामैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, ऑर्बिटल पूरे भरे नहीं रहते, कुछ खाली रहते हैं या बिना जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन रहता है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसीलिए वीकली अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन के लेने के चक्कर में। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक ऐसा होता है जो क्या करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक, इसका जो डोमेन्स होते हैं, जो सब्सटेंस जितने सारे मैग्नेट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन सब क्या होता है, रैंडम इधर उधर सजे होते हैं, सबका डायरेक्शन अलग अलग होता है, जिसको ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग डोमेन कहते हैं। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना, सभी डोमेन का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की ओर हो जाता है, एक ही तरफ, और इसीलिए क्या होता है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। सिंपल आपको ध्यान रखना है कि वैसा सब्सटेंस जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद वीकली अट्रैक्ट करे, पारामैग्नेटिक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब कि वैसा सब्सटेंस जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद वीकली रिपेल करे, ये अट्रैक्ट करता है लेकिन ये रिपेल करता है, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल पूरा फुलफिल होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। इसी को हम लोग परमानेंट मैग्नेट के नाम से भी जानते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दिए हैं, थोड़ा सा समझिए। देखिए देखिए बच्चे, यहाँ क्वेश्चन बोला पारामैग्नेटिक सब्सटेंस। पारामैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब होता है कि द सब्सटेंस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय किसके द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड पारामैग्नेटिक। ऐसा क्यों होता है, इट अक्कर्स, ऐसा पाया जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर Cu2 प्लस, Fe3 प्लस, Fe3 प्लस, Fe2 प्लस, समझ रहे, ये सब पारामैग्नेटिक सब्सटेंस है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिए हुए, Cu2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कमीशन करेंगे तो आर्गन 3d9 होगा, ठीक है। अब 3d9 है, देखो डी में जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरा फुलफिल किया, लास्ट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, इसलिए पारामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहीं पे, कि जो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, तो वो जो सब कंपाउंड होगा वो कलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, वो पारामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। और उसका मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम लोग म्यू कहते हैं, म्यू बराबर एक फार्मूला होता है √n × n+2 Bm, उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे n को हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ पे हम लोग n को क्या कहते हैं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और Bm यूनिट होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, यूनिट ऑफ किसका, तो मैग्नेटिक मोमेंट का, ठीक है, इसको ध्यान रखना। चलिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है भाई, है ना। देखिए ना, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, देखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब होता है द सब्सटेंस विच आर वीकली रिपेल करता है बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फुलफिल ऑर्बिटल होता है, इसके कारण से क्या होता है, ये रिपेल करता है। इसका एग्जाम्पल NaCl, H2O, KCl, इस सब इसके अंदर एग्जाम्पल चल जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, आगे हम बात करते हैं, है ना। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है कि द सब्सटेंस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय किसके द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जो होता है, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर अरेंज इन सेम डायरेक्शन, इस तरह से सब सेम डायरेक्शन में आ जाता है ना, सेम डायरेक्शन में, क्या, तो डोमेन का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सब क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं। एग्जाम्पल CrO3, आयरन, कोबाल्ट, सब इसके अंदर एग्जाम्पल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताएं, देखो
इट इज ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट, इसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट के नाम से भी जानते हैं। किसको? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, बिकॉज इट इज नॉट लॉस देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में लाने के बाद स्ट्रॉन्ग तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे फिर भी वो क्या करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लॉस नहीं करेगा, वो मैग्नेट के रूप में ही बिहेव करेगा, इसीलिए इसको कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 16 नंबर क्वेश्चन है ना, और 16 नंबर क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया व्हाट आर फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फ्राइडे लॉ क्या है, इसका दो नियम था, फ्राइडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और दूसरा था सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। और फ्राइडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और सेकेंड लॉ, बस करना कुछ नहीं है। फ्राइडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये बताया था कि अगर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसमें इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है, तो दूसरा क्या है, कैथोड है, तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट में कुछ प्लस होगा, जैसे HCl है तो H पर प्लस होगा और Cl पर क्या होगा, माइनस, है ना। तो ये माइनस वाला हमेशा प्लस की ओर जाएगा और प्लस वाला माइनस की ओर जाएगा। कितना जाएगा, कितना को W कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो लिबरेट करेगा एनोड पर या कैथोड पर जो बैठेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, बस इसी को कहते हैं फ्राइडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच आर लिबरेटेड और डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, मतलब एनोड और कैथोड पर कितना इलेक्ट्रोलाइट जाकर बैठ रहा है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि इसमें कितने चार्ज सप्लाई किए जा रहे हैं ना, मतलब कितने चार्ज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या भाई, तो फ्राइडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा क्यों बराबर आपको पता होगा, आई गुना टी होता है, ठीक है, तो यहाँ W बराबर लिख सकते हैं क्या, I इंटू टी, और ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल अगर हटेगा तो एक टर्म आता है जिसको कहते हैं Z, W इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, जहाँ पे Z को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, जहाँ पे इसका फार्मूला होता है E मतलब इक्विवेलेंट वेट बटे 96,500, ये फार्मूला हम लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि Z बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास किसी का भी, और इंटू N इंटू F, ये 96,500 है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्राइडे कांस्टेंट, और N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लॉस कर रहा है या कितना गेन कर रहा है, ठीक है, ये होता है। जैसे यहाँ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, अगला है सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि अगर दो बर्तन लिए, एक में एनोड और एक में कैथोड रखें, देखो दो बर्तन लिए हम लोग और दोनों बर्तन में क्या किए, इसके प्लस को इसके माइनस को, यहाँ पे प्लस है इसका और इसका क्या है माइनस है, इसके प्लस को इसके माइनस से जोड़ दो और इसके प्लस को इसके माइनस से जोड़ दो, बीच में वोल्ट मीटर डाल दीजिए और सेम अमाउंट ऑफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करिए, सेम अमाउंट ऑफ, यहाँ बैटरी दे दीजिए, तो क्या होगा कि यहाँ जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्लस वाला होगा वो माइनस की ओर जाएगा और माइनस वाला क्या होगा, प्लस की ओर। यहाँ भी प्लस वाला जो इलेक्ट्रोलाइट होगा जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, वो प्लस कैथोड की ओर जाएगा, और जो माइनस वाला होगा वो कहाँ जाएगा, प्लस की ओर जाएगा, है ना, एनोड की ओर। कितना जाएगा, तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट, ध्यान रखना दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्राइडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, क्यू के बराबर, लेकिन यहाँ बोलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, बस इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल अगर हटाएंगे तो W इक्वल टू एक टर्म आएगा V इंटू ई, ठीक है, जहाँ V पोटेंशियल डिफरेंस या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। अगर दो सेल है तो दोनों सेल का कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं अगर W1 है ना तो इसको लिखेंगे V1 है, V इंटू E1, तो अगर इस तरह से हम लोग लिखते हैं W1 बटे W2 तो यहाँ क्या हो जाएगा, E1 बटा कितना होगा, E2, एक फार्मूला इस तरह से हम लोग आ गया, ठीक है। या इसी को लिख सकते हैं हम लोग, है ना, अलग फॉर्म में फार्मूला पुटअप कर सकते हैं। सिंपल ध्यान रखना कि जब भी दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं, है ना, और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट करेगा या डिपॉजिट करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट होता है, उसको फ्राइडे लॉ, है ना, फ्राइडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, दो नियम होता है, फ्राइडे फर्स्ट लॉ या सेकेंड लॉ, ठीक है। फ्राइडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, थोड़ा सा समझिए इसके बारे में, क्या कहता है थोड़ा सा समझिए। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच आर लिबरेटेड और डिपॉजिटेड at electrode is directly proportional to the magnitude of charge is called Faraday first law of electrolysis, ठीक है। इसका अगर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या बताएं
डब्ल्यू जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा, और चार्ज को हम लोग आई इंटू टी कहते हैं, और ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा जेड, तो डब्ल्यू इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, जहाँ क्यू बराबर आई इंटू टी, जहाँ वेयर जेड को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, क्यू को चार्ज, आई को करेंट, और जहाँ पे जेड को हम लोग लिख सकते हैं ई बटे 96,500, या यही जेड को कह सकते हैं एम या एटॉमिक मास बटे एन इंटू एफ। ये 96,500 को 1 फेराडे भी कहते हैं, और एन बराबर होता है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस किया या गेन किया। ठीक है, इसी टाइप का अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे देखिए सेकेंड लॉ फिर क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिस में, कि जब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच आर लिबरेटेड और डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, यहाँ इलेक्ट्रोड होगा, सुधार लेना। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट, मतलब डब्ल्यू जो होगा वो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और प्रोपोर्शनलिटी सिंबल अगर हटाएंगे यहाँ पे देख टर्म आएगा भी, मतलब डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू ई, जहाँ भी को कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और ई को हम लोग क्या कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, और यहाँ पे देखो तो अगर दो कंडीशन है तो W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2 आ जाएगा, इसी को लिख सकते हैं इसी को लिख सकते हैं हम लोग W1 बटे E1 बटे W2 बटे E2। ठीक है, ध्यान रखना ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन है फ्राइडे का सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए एक न्यूमेरिकल छोटा सा दिया हुआ हम लोग का, बहुत बच्चा क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था, 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट है, सप्लाई किया जाता है कहाँ पे, कॉपर क्लोराइड में। ठीक है, 30 मिनट तक। क्वेश्चन बोल रहा है कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट किया या डिपॉजिट किया। जैसे मान लेते हैं यहाँ CuCl2 लिए, यहाँ एक प्लस है और यहाँ पे क्या माइनस है, कितना देर तक इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, 30 मिनट तक। तो जो माइनस वाला क्लोरीन है वो प्लस की ओर जाएगा, प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस की ओर जाएगा। समझ में आ रहा है, तो कितना इलेक्ट्रिक करंट तो बोल रहा है कितना सब्सटेंस जाके कैथोड पर लिबरेट करेगा, मतलब ये कॉपर 2+, कैथोड माइनस है तो ये प्लस वाला कॉपर 2+ कितना जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले फार्मूला होता है W बराबर क्या होता है, अभी पढ़ाए थे, जेड इंटू आई इंटू टी, जेड को कहते हैं क्या W बराबर ई बटे कितना 96,500, बस इस फार्मूला पर पुट कर देते हैं हम लोग, बन जाएगा, है ना, इंटू आई इंटू टी, आई दिया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट 2 एम्पियर, टी 30 सेकेंड दिया है, 30 मिनट दिया, तो 30 मिनट को सेकेंड में पहले कन्वर्ट करेंगे, 30 इंटू कितना 60, 1800 सेकेंड आ जाएगा। तो इसके आई के जगह पर 2, टी के जगह पर क्या 18 है ना, 1800, क्या लिखेंगे, ई को कहते हैं इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट कितना निकलेगा कॉपर का, तो कितना होगा 65 होता है ना। देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा समझिए, कॉपर का कितना होता है, तो कॉपर का 63.5 होता है। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है कि मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर मास बटे वायलेंस फैक्टर, वायलेंस फैक्टर मतलब कॉपर 2+ जो जा रहा है वो कॉपर में जा रहा है, क्योंकि जब कैथोड पर बैठेगा तो कॉपर बन जाएगा, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएगा तो कॉपर बन जाएगा, मतलब n बराबर कितना है 2 है। ठीक है, n बराबर 2 है, तो अब इसको इस तरह से भी बना सकते हो, है ना, एक फार्मूला इस तरह से होता है, क्या फार्मूला होता है देखिए इधर, W बराबर m बटे NF। ठीक है, NF इंटू आई गुना टी, ठीक है, इंटू आई इंटू टी। देखो यहाँ पे थोड़ा सा W बराबर होता है m बटा NF इंटू आई इंटू क्या होता है टी, यहाँ पुट कर दो, m बराबर एटॉमिक मास 63 पॉइंट कितना 63.5 बटे n का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2, और f का मतलब होता है 96,500। ठीक है, आई आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट कितना 2 एम्पियर, और t मतलब कितना हो जाएगा 1800 सेकेंड पुट करेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, देखिए गिवन दैट आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट 2 एम्पियर दिया हुआ है, टाइम 30 सेकेंड दिया हुआ है, तो 30 सेकेंड दिया हुआ 18 सेकेंड आ गया, है ना, 1800 सेकेंड। Cu2+ जब माइनस की ओर जाएगा कैथोड पर तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब n बराबर कितना आ गया 2 फेराड आ गया, 2f के बराबर। W बराबर फॉर्मूला होता है जेड गुना आई गुना टी, और यही जेड को हम लोग लिख सकते हैं, है ना, ये इसी को हम लोग लिख सकते हैं, जेड को हम लोग क्या लिखते हैं m बटे, है ना, NF लिख सकते हैं हम लोग, तो वही m बटे NF लिख दिए जेड बराबर। देखो आई का वैल्यू 2 पुट कर दिए,
टी का वैल्यू 1800 और ये m बता एटॉमिक मास 63.5 बटे NF, n बराबर हम लोग को 2 आ गया। देखिए जितना फ्लैट है 2, f का वैल्यू 96,500। अब इसको कैलकुलेट कर दिए। अब कैलकुलेट करने के बाद देखिए तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब सबको कैलकुलेट किया इतना आया बटे है ना 965। इसको भी अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग का आ जाता सही आंसर 1.184 ग्राम। ठीक है, इसको देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ध्यान रखना ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहने ही जा रहा है। ठीक है, रहेगा तो रहेगा ही। तो मैं आपको बता दूं एक स्पेशल हम लोग वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में जितना स्ट्रक्चर से है आपको पढ़ना सब स्ट्रक्चर को हम लोग ड्राव कर देंगे। ठीक है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे और एग्जाम में 5 से 5 नंबर आपका फिक्स बन सके। तो इसीलिए सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी अपलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जितने सारे नेम रिएक्शन है, उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन, कानीजारो रिएक्शन, सबको एक वीडियो छोटा सा वीडियो बनाएंगे। आपको पीडीएफ सहित नोट्स मिल जाएगा और वीडियो देखेंगे क्लियर हो जाएगा। प्लस नेम रिएक्शंस प्लस जितने सारे आपका स्ट्रक्चर है छोटा छोटा वीडियो बना करके आपको कर देते हैं। अब जरूर उसको देख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन यही सब रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है ड्राव द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। स्ट्रक्चर ड्राव करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सबसे पहले बात करने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान है। अगर H3PO3 की बात करें, H3PO3 की बात करें, H3PO4 की बात करें तो ये सब जितने सारे हैं ऑक्सो एसिड और फास्फोरस है। और ऐसे कंडीशन में ये सबका स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें 2 चीज़ ध्यान रखना। सबसे पहले फास्फोरस लेना, इसके मोड़ी पर डबल बॉन्ड O बैठा देना, उसके बाद टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना देना। इस टाइप का स्ट्रक्चर जो ऑक्सो एसिड और फास्फोरस रहेगा उसका सही आंसर वही होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जितना हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बच जाता है उतना OH आपको दे देना। जैसे सबसे पहला स्ट्रक्चर दिया हुआ है H3PO3 का, तो H3PO3 का देखो सबसे पहले फास्फोरस लिखेंगे, इसके सर पर ऑक्सीजन लिख देंगे। ठीक है, एक ऑक्सीजन खत्म हो गया, मतलब 3 हाइड्रोजन बचा, 3 ऑक्सीजन बना, तो 3 OH बना दीजिए। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, इसका स्ट्रक्चर यही होगा। ठीक है, अच्छा इसका हाइड्रोक्सी कितना आ गया 1 1 1, 3 OH आ गया। इसको हम लोग ट्राई बेसिक भी कहते हैं। इसका क्वेश्चन पूछेगा अगर एग्जाम में बेसिसिटी कितना है तो बेसिसिटी इक्वल टू कितना आ गया 3। ध्यान रखना 3 OH है 3 बेसिसिटी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, देखो H3PO3, इसमें भी बताने की कोशिश की क्या, फास्फोरस लीजिए, इसको मोड़ी पर एक ऑक्सीजन दे दिए और टेट्राहेड्रल बना दीजिए इस टाइप का। अब देखिए एक ऑक्सीजन खत्म हो गया, बचा है 2 ही ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है इसके पास, तो 3 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलेगा तो 2 OH बना दीजिए और एक अकेला जो हाइड्रोजन बच जाएगा यहाँ बैठा दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलेगा इसका बेसिसिटी कितना है, तो 2 है, इसका बेसिसिटी 2 है। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे तो ये PCl5 का सबसे पहले हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं। ये सब हाइब्रिडेशन के आधार पर निकलेगा। हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, सेंट्रल एटम फास्फोरस है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, मोनोवैलेंट एटम कितना है 5 है, तो 5 और 5 बटे कितना हो गया 2, 10 10, 5 और 5 10 बटे 2 आ गया 5, और 5 इसके पास बॉन्ड पेयर भी है, तो जिसके पास 5 बॉन्ड पेयर रहता है ना हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, है ना sp3d। ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन sp3d होता है। इसका ज्योमेट्री जो होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल मतलब फास्फोरस यहाँ होगा, क्लोरीन इधर है ना, और इधर क्लोरीन, ट्राइगोनल हो गया, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, यहाँ क्लोरीन होगा क्लोरीन होगा क्लोरीन होगा क्लोरीन होगा क्लोरीन होगा, समझ में आ रहा ना। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ध्यान रखना हाइब्रिडेशन और ज्योमेट्री का एक वीडियो बनाएंगे स्पेशल, वहाँ पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा, उसको आप जरूर देख लेना, ये सब झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं समझ में आता होगा तो, अगर चैप्टर में पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बना देंगे, उसको जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करने XeO3, इसमें भी देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, जेनोन का मोनोवैलेंट नहीं है, तो 8 बटे 2 हो जाएगा सिंपल, इसका मतलब 4 आ गया। 4 ये बोल रहा है 4 बॉन्ड पेयर है, लेकिन यहाँ 3 ही बॉन्ड पेयर, इसका मतलब जरूर इसके पास 3 बॉन्ड पेयर होगा और एक क्या होगा लोन पेयर होगा, और 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर का ज्योमेट्री होता है पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ट्राइगोनल पिरामिडल का मतलब यहाँ X ही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन हो गया, और एक इसके पास एक लोन पेयर है, मतलब 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, ट्राइगोनल है ना, पिरामिडल इसको कहते हैं। ठीक है, इसी टाइप का XeO4 का है। तो XeO4 का स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनोन का 8,
4 फ्लोरीन है, फ्लोरीन को मोनोवैलेंट एटम कहते हैं। तो 8 और 4 कितना हुआ 12, 12/2 कितना आ गया 6। अब 6 तो आया, लेकिन इसके पास बॉन्ड पेयर कितना है 4 फ्लोरीन और एक ऑक्सीजन, 5 ही बॉन्ड पेयर है। तो 5 बॉन्ड पेयर है, मतलब जरूर इसके पास एक लोन पेयर होगा। तो 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर का ज्योमेट्री होता है स्क्वायर पिरामिडल। और स्क्वायर पिरामिडल हम लोग इस तरह से छापते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखो। यहाँ पे लिखेंगे एक्सी, है ना, तो यहाँ पे एफ एफ, देखो यहाँ पे XeF4 एफ 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 एफ, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएगा, मतलब 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर। इस ज्योमेट्री को कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसका डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको क्या करेंगे, बहुत जल्द बना देंगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, श्योर आपको मिल जाएगा उसका वीडियो। ठीक है, जैसे देखिए स्ट्रक्चर यहाँ बताएं। ठीक है, ये कितने बेसिक है ट्राई बेसिक, ये कितने बेसिक है डाई बेसिक। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए वही स्ट्रक्चर यहाँ बताने की कोशिश किए PCl5 का। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर, देखिए ये ट्राइगोनल है, ये ट्राइगोनल है, और एक पिरामिडल, देखिए एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसको कहते हैं क्या ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है XeOF4, इसको कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका टोटल हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड और स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे रह गया है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप सभी बच्चों को पता होगा मोल फ्रैक्शन किसको कहते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि 1 मोल बटे टोटल मोल। अगर एक सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए है 5 मोल, कंपोनेंट बी है 5 मोल, ठीक है, तो टोटल मोल कितना हो गया 10। तो अगर मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग ए निकालना चाहते हैं तो, है ना, इसको कहते हैं मोल ऑफ ए बटे टोटल मोल, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, इसी को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है मोल ऑफ वन कंपोनेंट बटा मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट, इसी को कहते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन। ध्यान रखना, मोल बटा मोल मतलब कट जाएगा तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है एक तरह से यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 कंपोनेंट है, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना चाहते हैं, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना चाहते हैं तो मोल ऑफ, है ना, मोल ऑफ ए लेते हैं, एन को मोल कहते हैं, मोल ऑफ ए बटे टोटल मोल, मोल ऑफ ए प्लस क्या मोल ऑफ बी। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना चाहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा मोल ऑफ बी बटे टोटल मोल, मोल ऑफ ए प्लस क्या होगा मोल ऑफ बी। दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 1 के बराबर आएगा। अब इसको एलसीएम लेंगे तो जोड़ेंगे, जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी जोड़ दो, तो एक्स ए प्लस एक्स बी अगर जोड़ते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर 1 आ गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स अगर निकालना चाहेंगे तो 1 माइनस एक्स भी हो जाएगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना चाहेंगे तो 1 माइनस एक्स से आ जाएगा। तो ये मोल फ्रैक्शन था, ठीक है, इसका यूनिट नहीं होता। जैसे एक और क्वेश्चन सिंपल सा न्यूमेरिकल दिया हो, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, देखिए 10% दिया हुआ है, 10/100, ऊपर वाला सोल्यूट होता है, नीचे वाला सॉल्यूशन होता है। सोल्यूट 10 मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है, 10 ग्राम ग्लूकोज दिया, टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो पानी इसमें कितना होगा, तो पानी की अगर हम बात करेंगे तो पानी कितना होगा 90 ग्राम होगा, 90 ग्राम होगा। तो हम लोग को 2 कंपोनेंट आ गया, 10 ग्राम क्या है ग्लूकोज और 90 ग्राम क्या पानी, 2 कंपोनेंट, दोनों को मिलाएं तब 100 ग्राम सॉल्यूशन बना। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो मोल फ्रैक्शन को एक्स के द्वारा डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का मतलब होता है मोल ऑफ, यहाँ ऊपर में लिखेंगे मोल ऑफ क्या ग्लूकोज बटे मोल टोटल मोल, मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ वाटर, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकल जाएगा। ध्यान रखना, अगर ग्राम में दिया है तो हम उसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए मोल बराबर होता है मास बटे मोलिकुलर मास, है ना, क्योंकि यहाँ पे ग्राम में दिया है ना। देखिए 10% वेट बाय वेट का मतलब होता है 10/100, वेट बाय वेट मतलब ऊपर में भी ग्राम है नीचे वाला भी ग्राम है। तो मोल अगर निकालना है, ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है मास बटे मोलिकुलर मास। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखे हुए देखिए मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन दिए, इट इज रेशियो मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इनटू द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय एक्स, इसको एक्स के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो मोल फ्रैक्शन का क्या बताया, मोल फ्रैक्शन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट बट टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। ये इसके पास कोई यूनिट नहीं होता।
सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट क्या होता है 1 के बराबर। सभी कंपोनेंट एक सॉल्यूशन में 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट है, सभी कंपोनेंट को जोड़ देंगे तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1 हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे बताए हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना चाहते तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना चाहते तो 1 माइनस। ठीक है, इसका सोल्यूशन कैसे किया न्यूमेरिकल का देखिए, 10% दिया मतलब 10/100। ठीक है, वेट बाय वेट मतलब ऊपर में भी सोल्यूट और नीचे वाला सोल्यूशन होता है। सोल्यूट दिया ग्लूकोज, सोल्यूशन 100 ग्राम है, 10 ग्राम चीनी है, इसका मतलब 90 ग्राम क्या होगा पानी होगा। अब मोल फ्रैक्शन निकालना चाहेंगे तो मोल फ्रैक्शन, मोल का फार्मूला निकालते हैं मास बटे मोलिकुलर मास, और ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, कार्ब इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मोल फ्रैक्शन अगर निकालना चाहें हम लोग तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना चाहते हैं तो मोल ऑफ ग्लूकोज बटे मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ वाटर, क्योंकि मोल ऑफ वन कंपोनेंट बटे टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन होता है। तो मोल का फॉर्मूला होता है मास बटे मोलिकुलर मास। तो ग्लूकोज का मास 10 ग्राम दिया और मोलिकुलर मास 180 होता है। इसी टाइप का मोल ऑफ ग्लूकोज में 10/80 हो गया, और मोल ऑफ वाटर में वाटर दिया मास 90 ग्राम और मोलिकुलर मास वाटर का होता है 18। ये टोटल को 10/180 डिवाइड किया 0.56 आया, और 10/80 को डिवाइड किया 0.56, और 18×5 = 90, यहाँ 5 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.011 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा है मोल फ्रैक्शन, इसका वैल्यू आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना ये आसान क्वेश्चन से कैसे बनेगा थोड़ा सा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को आप लिख सकते हैं RCOOH। इसको आप रिएक्शन करवा SOCl2 PCl5, है ना, SOCl2 रिएक्शन करवा, PCl5 रिएक्शन करवा, PCl3 रिएक्शन करवा, कुछ नहीं वो OH हटता है Cl आ जाता है। मतलब क्या बन जाएगा हम लोग का RCOOH हटेगा Cl बन जाएगा। ठीक है, एसिड क्लोराइड बन जाएगा। मतलब ये RCOCl हम लोग का P के जगह पर बन गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है RCOCl को हमको रिएक्शन करवाना है H2 के साथ। देखो ये H2 के साथ PdBSO4 के साथ, है ना, PdBSO4 के प्रेजेंस में, है ना, जिसको रोजेनमंड रिएक्शन भी बोले थे, याद करो। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, H2 के साथ जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक Cl, HCl बाहर निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा RC+O और H, मतलब हम लोग का एल्डिहाइड बन जाएगा। ये एल्डिहाइड हम लोग का Q की जगह पर बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा पता चल गया। इसके जगह पर P के जगह पर क्या बनेगा, तो CH3 बनेगा, CH3 C+O और Cl, और इसको अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर Cl बाहर निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा Q के जगह पर CH3 C+O, है ना, C+O और यहाँ पे H, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, सिंपल सा रिएक्शन है। ये है आपका HVZ रिएक्शन का। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाला कार्बन को अल्फा कहते हैं। यहाँ एक क्लोरीन जुड़ जाता है ना, और जुड़ क्या जाएगा आर के जगह पर, देखिए CH3 रहेगा और यहाँ पे CH रहेगा, इसी पर एक Cl जुड़ जाएगा और लास्ट में COOH ही रहेगा। तो एक हाइड्रोजन जो यहाँ से हटा सो और एक क्लोरीन मिलकर के क्या बाहर निकल जाएगा HCl, और इस टाइप के रिएक्शन का नाम होता है HVZ रिएक्शन। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है तुम्हारा कौन सा रिएक्शन, बोर्ड पे ध्यान दो। जिंक अमलगम और HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन है, और क्लीमेंसन रिडक्शन जैसे ही रहता है तो ये CO अगर रहता है तो करता क्या है, ये ऑक्सीजन को हटा देता है, 2 हाइड्रोजन को जोड़ देता है, मतलब CH2 बना देता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए किस तरह से रिएक्शन है, ये वाला यहाँ पे होगा, बॉन्ड यहाँ पे होगा, देखिए ये वाला यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो CH3 COCH3 है, तो COCH3 क्या करता है बताओ, जिंक अमलगम और HCl, तो CH3 का CH3 रहेगा, CO को हटा के कन्वर्ट कर देता है CH2 और लास्ट में CH3 है, मतलब सीधे ये प्रोपेन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये साइनोहाइड्रीन का क्वेश्चन है। इस रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं CH3 C+O और H, इसी को CHO कहते हैं। अब इसको रिएक्शन करवाते हैं हम लोग HCN के साथ, तो HCN टूटेगा हम लोग का क्या, H पर प्लस और CN पर माइनस। ठीक है, ये कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन में माइनस होगा और इस कार्बन पर प्लस होगा। ठीक है, अब क्या बनेगा थोड़ा समझने की कोशिश करो। एक सेकेंड देखो, एक सेकेंड देखिए क्या हो गया।
देखिए है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ क्वेश्चंस कैसे बनने जा रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। फिर से देखिए, यहाँ देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OCNH, ये है एसिटाल्डिहाइड। इसको रिएक्शन करवाएंगे HCN, ठीक है। ये टूटेगा H पर प्लस और CN पर माइनस, ये बॉन्ड टूट जाएगा। देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा हम लोग का, ये बॉन्ड टूटेगा। देखिए ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखिए इसको रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा CH3, ठीक है। ये O माइनस है, O माइनस और H प्लस मिल करके क्या बन जाएगा, C पर, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा। और देखो यहाँ पे C है, C प्लस है, प्लस में CN ग्रुप जुड़ जाएगा, C पर CN साइन है, CN जुड़ जाएगा। और यहाँ H का क्या रहेगा, H ही रहेगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना इसी को हम लोग कहते हैं साइनोहाइड्रीन। एक ही कार्बन पर साइनो आ गया और इसी पर हाइड्रीन आ गया, इस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं साइनोहाइड्रीन, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। तो ये था तुम्हारा टी। जैसे यहाँ पे इसका सबका रिएक्शंस दिया हुआ, देखिए वही क्वेश्चन दिया हुआ, सबका रिएक्शन देखिए क्या, वो एच हट गया तो CH3 COCl आ गया। H2 के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, PDBSO4, तो एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए Cl2 के साथ हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, HBZ रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए इधर, ये वाला, तो CO हट गया, CH2 आ गया, यहाँ पे प्रोपेन बन गया। यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड था तो एक ही कार्बन पर साइनो आ गया और एक ही कार्बन पर हाइड्रीन आ गया, इसको साइनोहाइड्रीन कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका टोटल वीडियो का एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। कहीं पे किसी तरह से कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली आप पूछेंगे, और ध्यान रखेंगे सबसे पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितने सारे नेम रिएक्शन आने वाले हैं, पूरा नेम रिएक्शन सबका कन्वर्जन शॉर्ट वीडियो बना देंगे, चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो बना के PDF इस तरह बना करके अगर आप चाहेंगे तो आपके WhatsApp नंबर पर भेज दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इससे है ना सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर किसी तरह से कोई क्वारी हो या कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं WhatsApp के जरिए, ध्यान रखना 7352537697। अगर इसका PDF भी चाहिए तो इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, है ना, आपको इस वीडियो पर इस सॉल्यूशन का PDF मिल जाएगा। चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।